मैं रोहित और आज मैं आपके लिए 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेकर के आया हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो रेलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, जो हर बार पूछे जाते हैं, जो आपके प्री बोर्ड में आएंगे, जो आपके स्कूल में होते पूछे जाते हैं या मैडम कराती हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने इसमें 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया है। जैसा कि आपने अगर पीछे मेरे YouTube चैनल पे मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्चुअल 3 पार्ट्स में मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को बनाया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीबीएसई बोर्ड के पर्पज से लेकर के। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए आप वहां पर उसको देख सकते हो। देखो, पहला है डिस्क्राइब इन 3 फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। वैसी सॉइल जो कि रिवर डिपोजिट सॉइल होती है, नदियों के बाढ़ के पानी के द्वारा जो गाद या मिट्टी बिछाई जाती है उसके दोनों किनारों पर दूर दूर तक नदियों के किनारे, और उससे जो मिट्टी बनती है उसी को एलुवियल सॉइल या खादर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया की सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। इसमें व्हीट, राइस, शुगर केन की सबसे अच्छी खेती होती है। इसमें पोटास और लाइम ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जो कि मिनरल न्यूट्रिएंट है, खनिज तत्व हैं, जो इनके पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में सबसे अधिक हाईली पॉपुलेटेड या मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन फील्ड या मैदान माना जाता है, प्लेन माने जाते हैं। और उसके साथ साथ जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जैसे कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन, जितने भी थे सब इन्हीं रिवर वैलीज के और इन्हीं प्लेन्स पे ये बसे थे, स्टेबलाइज हुए थे। दूसरा है डिस्क्राइब इन 3 फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ब्लैक सॉइल जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो लावा का इरप्शन होता है, उस लावा के जमने से और उसके ठंडा होने से जो मिट्टी बनती है, जैसे आई मीन टू से आग्नेय जो इग्नियस रॉक होता है उसके टूटने फूटने से बना हुआ है। तो ये डेक्कन ट्रैप जो हमारा डेक्कन प्लेटो का हिस्सा, मालवा प्लेटो, उसके अंदर आप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई रीजन्स और थोड़ा सा कर्नाटक का नॉर्थ जो एरिया है वहां पर ये मोस्टली पाया जाता है। सबसे दुनिया में सबसे अधिक जो फेमस है ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए है, कपास की खेती के लिए सबसे अधिक फेमस है। साथ ही इसमें मैं आपको बताऊं कि जब इसमें अगर बारिश होती है, कभी रेन होता है, तो ये मिट्टी बहुत स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, जिससे इसमें कोई भी तरह का कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है। इसकी मॉइस्चर होल्डिंग या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर बारिश ना हो, इरिगेशन ना हो, तो इसमें इतने डीप दरार पड़ जाती है, डीप ट्रैप्स पड़ जाते हैं, बहुत गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसमें कि आप चल भी नहीं पाओगे। तो इस तरह से ये मिट्टी है, बहुत फेमस है और ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है, कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। जैसा कि मैंने बताया, कार्बोनेट, पोटास और लाइम इसमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं और फास्फोरस इसमें कम पाया जाता है। ठीक है, अब देख सक रहे हैं एक क्वेश्चन है, रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट। जो रिसोर्स प्लानिंग है कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। रिसोर्स माने जो रिसोर्सेज हैं, संसाधनों का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, या प्लानिंग करना है, जो योजना बनाना है, वो एक जटिल काम है। ऐसा क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज, अगर मान लो कहीं कोई रिसोर्स है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैपिंग करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा उस इलाके का कि वहां वो रिसोर्स है या नहीं। अगर वहां मिलता है तो एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स है। ठीक है, कोई मिनरल का अगर लो तो कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स है, ये आपको बताना, देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक्सप्लोर करते हो उन रिसोर्सेज को, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं। कहने का मतलब कि आर्थिक रूप से फायदे का सौदा है कि नहीं। अगर मान लो कि कोई हम मिनरल वहां से एक्सप्लोर करते हैं और वो इतना ज्यादा हमको एक्सप्लोरिंग कॉस्ट ही हो जाए निकालने का, जो कि उसकी बेचने या उसको प्रोसेस करने के बाद हमारा खर्च पूरा ना हो पाए, तो वो घाटे का सौदा है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, जिसके लिए हम उसके क्या कहते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। उसके बाद उसको एक्सप्लोर करने के लिए प्लान बनाना होता है, वो भी डिफिकल्ट काम है। ये स्पेशलिस्ट और जो विशेषज्ञ लोग हैं वही बनाते हैं प्लान बनाना। और प्लान के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना, उसका कार्यान्वयन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से कि उसके लिए स्किल की जरूरत होती है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहेगा, पानी, बिजली, सड़क, जो मेन बुनियादी चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो डेवलप होंगी, पहली बात। दूसरी चीज स्किल, उसके लिए
स्किल होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होने चाहिए, स्किल्ड लोग होने चाहिए जो उस काम को, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए, तब जाके होता है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। मैंने एक एक वर्ड इसलिए लिखा है ताकि आप पेपर से पहले कभी भी इसको शॉर्ट नोट की तरह अपने पास रख सकते हो, नोट करके, ताकि आप कभी भी रिवीजन करके इसके ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, एसएसटी में जो आंसर राइटिंग का जो तरीका होता है वो एक अलग डिफरेंट पैटर्न है, उसका अलग वे है। आप किसी भी तरह से लिख दोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मैं एक आपको इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो डालने वाला हूं जिसमें आपको ये बताया जाएगा किस तरह से मेरे तरीके से अगर आप एसएसटी में आंसर राइटिंग करते हो तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, 3 का 3, 5 का 5, वो पूरे मार्क्स एग्जामिनर देने पे मजबूर हो जाएगा। तो अभी आप देखो इस तरह से रिसोर्स प्लानिंग का तो मैंने बता दिया। उसके बाद एग्जामिन द 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है ना, बिना सोचे समझे या भेदभाव पूर्ण तरीके से, है ना, बिना दिमाग लगाए, बेवकूफी के जैसे, जरूरत से ज्यादा, है ना, लगातार बदतर तरीके से अगर आप रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हो तो किस तरह से क्या मेजर प्रॉब्लम आ जाएंगे उसको बताना है। देखिए, सबसे पहले जिस रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो या अनवाइजेबल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो या उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसका, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये होगा कि डिप्लीशन ऑफ दैट रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का पूरा डिप्लीशन हो जाएगा, निम्नीकरण हो जाएगा, वो खत्म होने लगेंगी या खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, देख सकते हैं, एक्यूमुलेशन इन द फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन इन द फ्यू हैंड्स ऑफ रिच पीपल, कहने का मतलब है कुछ लोग जिनके पास ज्यादा मनी है, जिनके पास ज्यादा पावर है, और कहने का मतलब सारे टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी को वो उनके लिए एक्सेसिबल है, जिनके पास पैसा है वही स्किल लोगों को हायर कर सकते हैं, वही एडवांस और सोफिस्टिकेटेड या अत्याधुनिक तकनीक या टेक्नोलॉजी को भी हायर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो कोई आदमी पूरे उसके पास स्किल वो हायर कर सकता है, पैसे वाला है, और अगर वो टेक्नोलॉजी भी हायर कर सकता है तो वही इस रिसोर्सेज को लेगा और वही इस रिसोर्सेज को यूज करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। तो इससे क्या दिक्कत होगी कि संचय, एक्यूमुलेशन मतलब संचय या इकट्ठा होना, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा वो रिसोर्स कुछ सीमित या कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में, ये भी बहुत बुरा है, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है ओजोन लेयर डिप्लीशन। आपको पता है जरूरत से ज्यादा हम जिस तरह से एयर कंडीशनर बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़े, उनकी डिमांड बढ़ रही है, उस तरह से पूरा करने के लिए हम लोग जो सीएफसी गैसेस का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं, एरोसोल में, आपका एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर में होता है, तो उससे ओजोन डिप्लीशन होता है, ओजोन परत का क्षय होता है। और आपको पता ही है ओजोन जो लेयर है वो करता क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को वो सोखने का काम करता है, जिससे हमारी धरती बची रहती है, ज्यादा गर्म होने से बची रहती है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज को, तो नेचर खत्म होगा, इन्वायरमेंटल इनबैलेंस की सिचुएशन क्रिएट होगी, है ना, पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, और इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। CO2 गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, एयर, वाटर और लैंड का पोल्यूशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये आप अब लिख सकते हो। मेंशन इन 3 फीचर ऑफ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ये मेरे कॉन्सेप्शनल वीडियो में है, लेकिन फिर भी बता दूं आपको, एरिड सॉइल रेड या ब्राउन कलर, रेड से ब्राउन कलर में होता है। पहली बात, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। अब मान लो जो रेतीली जमीन है, रेतीली जो सैंडी सॉइल है, उसमें वाटर कैपेसिटी कैसे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे होगी, वो तो पानी आते ही सीधे नीचे चला जाएगा, तो वहां वाटर बिल्कुल कम होता है, पहली बात। उसके बाद क्या है इसमें, देखिए जो टेक्सचर होता है वो सैंडी टेक्सचर, उनका जो टाइप होता है, बनावट सैंडी होता है, रेतीला होता है, रेतीली मिट्टी होती है ये, और जो इनका नेचर होता है सेलाइन होता है, मतलब नमकीन होता है, वो खारा वहां पे वो होगा, खारापन होगा। लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, वहां पे किसी भी तरह के जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर के ह्यूमस बनता है, मिट्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, और साथ ही साथ इसमें मॉइस्चर की भी बहुत कमी होगी। इसमें ये लेस फर्टाइल होगा,
ये तो क्लियर है, रेतीली जमीन पे कोई खेती तो होती नहीं, पेड़ पौधे भी कम होते हैं। थार डेजर्ट जो हमारा इंडिया का है, राजस्थान वो इसका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर ये मिलती है सबसे अधिक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा मिलेट्स जिसको कहते हैं, इनकी खेती यहाँ मोस्टली होती है। व्हाट इज रेगुर सॉइल? रेगुर सॉइल क्या होता है, ठीक है। और राइट इट्स टू फीचर्स, मेंशन एनी टू रीजन्स वेयर दे आर फाउंड, ठीक है। इसका आंसर ऊपर है, देख सकते हैं। रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल कहते हैं, और आपको पता है कहां कहां पाई जाती है, जो मैंने लिख रखी है। ये क्लेई होता है, होल्डिंग मॉइस्चर की कैपेसिटी अधिक होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, लाइम, मैग्नीशियम अधिक होता है, और मैंने वहां बताया था कि फास्फोरस की कमी होती है। इसमें डीप क्रैक्स हो जाते हैं, स्टिकी हो जाता है। डेक्कन ट्रैप एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में थोड़ा पाया जाता है। ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा था। यहाँ ये बताना था कि रेगुर सॉइल को ही ब्लैक सॉइल करते हैं, ये ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, indiscriminate use of natural resources has led to numerous problem justified। वही सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने यहां पर आपको बताया था। ये क्वेश्चन, एग्जामिन द 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मैंने इसको भी यहां पे कर दिया है, थोड़ा एक और अलग एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो इसका। देखिए इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो किसे, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है उसको नेचर को बहुत ज्यादा तरह से प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है। जैसे मान लो कि अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए या लार्ज पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ेगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, तो उससे जंगलों को काटा जाएगा, है ना, डिफॉरेस्टेशन होगा। साथ ही साथ उनके फूड सिक्योरिटी के लिए या फूड डिमांड के लिए खेतों को बढ़ाना पड़ेगा, कल्टीवेटेड लैंड को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो खेत तो बढ़ नहीं सकते, हमको जंगलों को ही काट के खेत बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है, मोस्टली जो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, उसके कारण हमारे एनवायरमेंटल का बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेशन होता है। पहली बात, न्यूमरस प्रॉब्लम, तो नेचुरल रिसोर्सेज की न्यूमरस प्रॉब्लम हो जाएंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, पता ही आपको, किसी भी तरह से रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, हर तरह से पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, हमारे एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन होगा, उसमें कमी आएगी, उसकी जो स्वास्थ्य है, उसका जो हेल्थ है, उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन किस तरह से, एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन उससे होगा। एयर पॉल्यूशन किस तरह से होगा, अगर हम जरूरत से ज्यादा अगर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या पेट्रोलियम को यूज करते हैं तो उससे क्या हुआ, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, इससे ये होगा कि एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, वाटर को ज्यादा से ज्यादा हम यूज करेंगे तो सैलिनिटी बढ़ेगी, उसमें खारापन आ जाएगा। और वाटर जो पॉल्यूटेंट हैं, फैक्ट्री के जो इन्फ्लुएंट होते हैं, पॉल्यूटेंट है, अगर उनको वाटर में फ्लू करते हो तो वाटर ही पॉल्यूट होगा, और लैंड डिग्रेडेशन तो होगा ही, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन के लिए या पैदावार के लिए, तो लैंड का भी डिग्रेडेशन होगा और जमीन की भी पैदावार कम होने लगेगी। तो सर देख सकते हैं कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट यूज आप करोगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए बहुत सारे न्यूमरस टाइप, माने बहुत अधिक अनेक तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एनवायरमेंट के लिए। उसके बाद देख सकते हैं, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन। मिनिमाइज द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपने सजेशंस देने। मैंने बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी यूज को हम अपने लाइफ में ला सकते हैं, और पॉल्यूशन नहीं बढ़ा करके प्लांटेशन करके कर सकते हैं। किस तरह से देख सकते हो आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइसिकल या ऑन फुट अगर आप काम स्मॉल डिस्टेंस के लिए या शॉर्टर डिस्टेंस के लिए करते हो तो इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, हर चीज में जरूरत, जितनी जरूरत है उतना यूज करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी तो बहुत ही अच्छा है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने पॉल्यूशन के लेवल को कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना, हर वो काम जो पॉल्यूशन को स्प्रेड करता है, फैलाता है, कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन की स्प्रेडिंग में या इंक्रीजमेंट में, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, उसको नहीं करेंगे। उसके बाद प्लांटेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और पेड़ों की रक्षा करेंगे, ठीक है, तो इससे भी पॉल्यूशन कम होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड लेटराइट सॉइल स्टेटिंग 5 पॉइंट्स, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। 5 पॉइंट बताने हैं जिसमें लेटराइट और रेड सॉइल का आपको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले मैंने बनाया कलर, ठीक है,
लेटराइट सॉइल, जो रेड सॉइल होता है रेड कलर का होता है, लेटराइट सॉइल जो होता है थोड़ा ब्राउनिश कलर में होता है, पहली बात। उसके बाद ऑकरेंस, जो लो रेनफॉल एरिया है जहां कम बारिश होती है, जैसे तमिलनाडु का इलाका है, थोड़ा आंध्रा का इलाका है ना, यहाँ पर तो इन सब जगहों पे, थोड़ा उड़ीसा का इलाका है ना, थोड़ा एमपी का इलाका है, तो इन सब गुजरात में थोड़े से रीजन है, तो जहां पे बहुत लो रेनफॉल होता है, कम बारिश होती है, वहां ये रेड सॉइल पाया जाता है। पहले रेड सॉइल की बात करें, और जहां थोड़ी ज्यादा बारिश होती है वहां पे आपको पता है लेटराइट सॉइल मिलेगी। ये मोस्टली हिली एरियाज में, ठीक है, आसाम में, केरला में, कर्नाटका में और आंध्रा में, ये थोड़ी थोड़ी, और उड़ीसा में ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलती है। मेरा जब आप मैप देखोगे, मैप पे जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया था, तो लेटराइट सॉइल अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा लोकेशन उसका। उसके बाद देख सकते हैं कलर मैंने बता दिया 2 बार। टेक्सचर, इनका टाइप क्या होता है, ये ज्यादा क्रिस्टलाइन होते हैं। जो रेड सॉइल होता है ज्यादा क्रिस्टली होता है, लेकिन वो जो होता है लेटराइट सॉइल होता है वो कम क्रिस्टल वाला होता है, कम रवेदार होता है। फर्टिलिटी, रेड सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी तो होती है, मोटे अनाज होते हैं, लेकिन अगर लेटराइट सॉइल के दें तो वहां पर एक ही चीज की खेती हो सकती है, जो सबसे अधिक फेमस है वो है टी की प्लांटेशन होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे दिक्कत ये है कि वहां पे अधिकतर घास के मैदान होते हैं, घास से छोटे छोटे झाड़ियां उग सकती हैं, हरियाली रहती है, लेकिन किसी भी तरह की खेती बाड़ी या प्लांटेशन का काम नहीं हो सकता। उसके बाद स्टेट्स कहां लोकेशन मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इन इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। डू यू एग्री? सपोर्ट योर आंसर विद 3 सुटेबल एग्जांपल्स। इंडिया में कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेज में बहुत ही ज्यादा रिच हैं, और कुछ ऐसे हैं और कुछ रिसोर्सेज में वही स्टेट डेफिशिएंट है, मतलब वहां अभाव है उन चीजों का। तो आपको जस्टिफाई करना है, बताना है, और एग्जांपल के साथ। तो पहले लद्दाख का देखेंगे, तो लद्दाख आपको पता है एक अपने यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और वहां पर वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां बारिश कम होती है, खेती कम होती है, और किसी भी तरह का मिनरल नहीं पाया जाता। तो इस तरह से वो कल्चरली या संस्कृति के रूप में, सांस्कृतिक रूप से या कल्चरली तो वो बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन वहां किसी भी तरह का मिनरल नहीं पाया जाता और ना कल्टीवेशन होता है, तो वहां पर इन मिनरल्स और फर्टिलिटी और लैंड रिसोर्सेज का बहुत ही अभाव है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा लेते हैं एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हाइड्रो पावर बनाने के लिए, जल विद्युत बनाने के लिए बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का मिनरल नहीं पाया जाता, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हिली माउंटेनस और हिली स्टेट है, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के कम डेवलपमेंट होने के कारण इनके यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर भी अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ मिनरल्स, इसके चलते ये अंडर प्रिविलेज स्टेट माना जाएगा। राजस्थान, यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी की, विंड पावर की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर किसी भी तरह का मिनरल नहीं पाया जाता। मिनरल थोड़े बहुत पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फर्टाइल लैंड नहीं है, तो एग्रीकल्चर कम होता है, और दूसरी मेन बात यह है कि वाटर रिसोर्सेज का बहुत ही अभाव है। तो आप देख सकते हैं तीनों स्टेट में कुछ रिसोर्सेज हैं और कुछ में डेफिसिट है, जो कि एक इंबैलेंस क्रिएट करते हैं। व्हाट आर द मेन एनवायरमेंटल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट की मेन एनवायरमेंटल वैल्यूज क्या है, पर्यावरणीय क्या फायदे हैं, पर्यावरण का उनका क्या फायदा, तो आप बता सकते हो इजिली। वाटर, यहाँ वाटर, सॉइल एंड एयर का एक कंजर्वेशन करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, वाटर के लिए ये जो बादल होते हैं उनको अट्रैक्ट करके बारिश कराता है, मानसून को अट्रैक्ट करता है, और अगर आप सॉइल को देखो तो इसके चलते क्या हो, जो फ्लड को ये कंट्रोल करता है, फ्लड कंट्रोल के लिए फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट फर्टाइल अपर लेयर ऑफ सॉइल होता है, ऊपरी जो परत होती है मिट्टी की, उसको भी कंजर्व करता है, फ्लड से बचाता है, जिसके चलते बहुत अच्छा है हमारे लिए फॉरेस्ट। उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स, जो जंगली जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ है, और जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के, उनको प्रिजर्व करता है, उनके जेनेटिक प्रिजर्वेशन करता है, उनके जीन जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी है, या आप कह सकते हैं नेचुरल वायर हाउस है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हो। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चन किए हैं, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है रेलेवेंट है, तो हो सकता है मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अगला मैं सारी बातों को डालूंगा, तो ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे नेक्स्ट
वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी 10 के करीब हैं वो मैं उसमें अपलोड करूंगा, उसमें आपके सामने रखूंगा, और साथ ही साथ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो भी आपके सामने होंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका पिक ले लो।